मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करें। इसके पहले हमने देख लिया कि संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, अर्थात अंग्रेजों के ज़माने में संवैधानिक सुधार, संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, क्रमिक रूप से कैसे हुआ, ये हमने देख लिया। कैबिनेट मिशन के अनुशंसा के अनुरूप संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, अंतरिम सरकार बनी और 15 अगस्त 1947 के बाद फिर हमने अपने लिए संविधान का निर्माण करना प्रारंभ किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से संविधान को पारित कर दिया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जो आज 100 से भी अधिक संशोधनों सहित भारत में लागू है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 70-75 वर्षों में, इन 73 वर्षों में हम सभी भारतीयों ने अपने आप को संविधान के अनुरूप ढाल लिया है। इससे यह बात साबित होती है कि संविधान हम पर थोपा नहीं गया है, अपितु यह हमारी मानसिक अभिवृत्ति को अभिव्यक्त करता है। यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है और यदि यह हम पर थोपा गया होता तो हम आज इस संविधान के अनुकूल जीवन यापन नहीं कर रहे होते। एक असमंजस की स्थिति हमारे सामने होती, लेकिन क्योंकि यह हमारी मनोवृत्ति को अभिव्यक्त करता है, इसलिए हम सभी लोगों ने, हम समस्त भारतीयों ने संविधान के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया है। इस आज के व्याख्यान में हम संविधान की विशेषताओं की चर्चा करेंगे और ये जो संविधान की विशेषताओं के 10 बिंदु हैं, इनको आप जितना विस्तार से समझना चाहें या जितना संक्षिप्त में समझना चाहें, यह संभव है। लेकिन सामान्य रूप में विशेषताओं के अंतर्गत इन सभी चीजों पर मोटे तौर पर चर्चा की जाती है और इन सभी विशेषताओं के जो बिंदु हैं, इन्हें ही हम आगे चल करके एक एक अध्याय के रूप में अध्ययन करेंगे। तो यहां पर जितना आवश्यक है केवल उन्हीं विषयों पर चर्चा होगी। बाकी हम जब उस विषय की चर्चा करेंगे, उस विषय को एक अध्याय के रूप में जब हम अध्ययन करेंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा होगी। देखें विशेष संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। वैसे दुनिया के किसी भी देश के संविधान को जब अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहला चैप्टर संविधान की विशेषताओं का होता है और उस संविधान की विशेषताओं को पढ़ करके एक मोटी रूपरेखा आप उस संविधान के बारे में जान सकते हैं। उस संविधान की प्रकृति कैसे होगी, वो संविधान किस प्रकार से चल रहा है, इन सभी के बारे में एक मोटा सा अंदाज हो जाता है। यद्यपि दुनिया के कई देशों में संवैधानिक व्यवस्था है, उसके सैद्धांतिक पक्ष में भी वो सब चीजें हैं जो एक देश में पाई जाती हैं, लेकिन व्यवहार में अनेक प्रकार के अंतर हम देखने को पाते हैं। तो यहां पर विशेष करके इसके सैद्धांतिक पक्ष की चर्चा करेंगे और जब आगे विस्तार से चर्चा होगी तो उस पर उसके व्यावहारिक पक्ष पर भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले देखें संविधान की विशेषताएं। सबसे पहला है विशालतम संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा संविधान दुनिया के किसी भी दूसरे देश में नहीं है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का माना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। यह दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। पूरा संविधान 22 अध्यायों में बटा हुआ है और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। ये भारतीय संविधान का रूप है। आखिर इतना बड़ा विशाल संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहली बात, भारत ने अपना संविधान जब बनाना शुरू किया तो दुनिया भर के लगभग 60 देशों के या 60 संविधानों का अध्ययन करके उसने अपने भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और उस पर चर्चा करने के बाद संविधान पारित हुआ। तो जब विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके आप कुछ चीजों को
अपने देश की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप उसको छांटते हैं, उनका चयन करते हैं और फिर उन सबको मिला करके एक नए संविधान का निर्माण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से संविधान कुछ बड़ा हो ही जाता है। दूसरी बात, भारतीय संविधान में न केवल केंद्रीय सरकार के संगठन और शक्तियों का वर्णन है, अपितु इसमें प्रांतीय संविधानों की व्यवस्था का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। जैसे अभी हमने चर्चा की कि अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका में कुल 51 संविधान हैं। 7 अनुच्छेद वाला यह केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार का संविधान और 50 राज्यों के 50 संविधान हैं। तो अमेरिका में कुल 51 संविधान हैं, जबकि भारत में केवल 1 संविधान है। तो भारतीय संविधान में प्रांतीय सरकारों का कार्यक्रम, उसका संगठन, उसकी शक्तियां, कार्य, इन सभी का उल्लेख है, इसलिए संविधान का बड़ा होना स्वाभाविक है। तीसरी चीज, भारतीय संविधान में कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाओं का उल्लेख किया गया है जिसका उल्लेख दूसरे देशों के संविधानों में नहीं है। जैसे लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजभाषा आयोग, इस प्रकार की चीजें, जैसे CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसी प्रकार से अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, इन सब का उल्लेख संविधान में किया गया है। निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का विस्तार से उल्लेख है, अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार से उल्लेख है। तो स्वाभाविक है संविधान बड़ा होगा। फिर भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, विविध संस्कृति है, विविधता है, भाषा की, रहन सहन की, खान पान की और तमाम प्रकार की चीजों में विभिन्नता है। इन सब के साथ एक समन्वय स्थापित करने वाला संविधान हमको बनाना था और हमें इस बात का गर्व है कि संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो अभी भी अच्छी तरह से चल रहा है और भारत का प्रत्येक व्यक्ति संविधान पर अपनी आस्था व्यक्त करता है और इस कारण से भारत का संविधान बहुत बड़ा हो गया है। दूसरी विशेषता, लिखित और निर्मित संविधान। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 अध्यायों में यह बटा हुआ है और 12 अनुसूचियां हैं। एक बात यहां पर उल्लेखनीय है कि पिछले 73 वर्षों में लगभग 106-7 संशोधन हो चुके हैं संविधान में। कई अनुच्छेदों को निरस्त किया जा चुका है, कई अनुच्छेद उसमें जोड़े जा चुके हैं। तो कुछ पुस्तकों में ऐसा दिखाया जाता है कि भारतीय संविधान में लगभग 444 या 440 अनुच्छेद हो चुके हैं। यह गलत है। संविधान के निर्माण के समय उसमें जो अनुसूचियां उल्लिखित होती हैं, वही अनुसूचियां, वही अनुच्छेद अंतिम समय तक, जब तक संविधान बना रहेगा तब तक वह इंटैक्ट रहता है, यथावत रहता है, उसमें कमी या बेसी नहीं होती। जैसे एक उदाहरण लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 31 में, 31 में नागरिकों को संपत्ति का मौलिक अधिकार का उल्लेख था। इस मौलिक अधिकार का उल्लेख 31वें अनुच्छेद में था। अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उदाहरण के लिए समझ लीजिएगा, 31वां अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार, 52वां अनुच्छेद भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब जरा देखिएगा, 44वें संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जब संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त हो गया तो जो अन्य अनुच्छेद हैं वो रिसफल नहीं हो जाएंगे, सरक नहीं जाएंगे। और 52वें अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति होगा, अभी मैंने बताया, तो वो 51वां अनुच्छेद नहीं हो जाएगा। वो 31वां अनुच्छेद के सामने लिखा होगा निरसित, रिपील्ड, और 52वां अनुच्छेद यथावत बना रहेगा। तो जो 395 की सीमा है,
यदि संसद चाहे तो संविधान में संशोधन करके 396, 97 ऐसा बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक संविधान के अनुच्छेदों को बढ़ाया नहीं गया है। 395 ही है, और यहां तक कि 395वां अनुच्छेद भी निरस्त किया जा चुका है। तो अनुच्छेद जो होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं, यथावत बने रहते हैं, इसमें कमी या वृद्धि नहीं होती। दुनिया के किसी भी देश के संविधान को देख लीजिएगा, अमेरिका में 7 अनुच्छेद हैं संविधान में, और सैकड़ों प्रकार के कानून बनाए जा चुके हैं, संशोधन लगभग 26 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 7 का 7 ही है। तो इसमें कमी या वृद्धि नहीं होती। दुनिया के किसी भी देश में इसमें कमी या वृद्धि नहीं होती, वो हमेशा 395 ही बना रहेगा। हां, अनुसूचियां बढ़ाई जा सकती हैं, बाकी 395 यथावत बना रहेगा। इस चीज को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि 395 अनुच्छेद ही हैं। और यदि कोई आपसे कहे कि संविधान में 444 अनुच्छेद हो गए हैं, तो आप उनसे पूछिए 395 तक का पूरा विवरण मुझे किसी पुस्तक में मिलता है, संविधान की पुस्तक में मिलता है। 396, 97, 98 इन अनुच्छेदों में क्या क्या उल्लेख है, आप हमें बताइए। तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। तो भारत का संविधान 395 अनुच्छेद, 22 अध्याय और 12 अनुसूचियों सहित पूर्ण होता है। अब लिखित और निर्मित संविधान, जो संविधान लिखित होगा वह निर्मित भी होगा। लिखित संविधान किसे कहते हैं? जिस संविधान में 4 चीजें होती हैं उसे लिखित संविधान कहते हैं। यदि कोई संविधान एक निश्चित सभा द्वारा एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में किया गया हो और उसे एक निश्चित तिथि को लागू किया गया हो, 4 चीजें हो गई, निश्चित सभा, निश्चित स्थान, निश्चित समय और निश्चित तिथि लागू करने की, ये 4 चीजें जिस संविधान में होती हैं उसे लिखित संविधान की संज्ञा दी जाती है। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा नई दिल्ली के संसद भवन में बैठकर निश्चित समय 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 की अवधि में बनाया गया और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस प्रकार से भारत का संविधान लिखित संविधान है। ये 4 चीजें होनी चाहिए। दुनिया में एकमात्र अलिखित संविधान है इंग्लैंड का, क्योंकि ये 4 चीजें उसमें नहीं पाई जाती। यद्यपि संविधान का लगभग 80% भाग लिखित हो चुका है इंग्लैंड में, लेकिन अभी भी इंग्लैंड के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है क्योंकि उसमें 4 चीजें नहीं है। जो लिखित होगा वह निर्मित होगा। निर्मित मतलब बनाया गया संविधान। भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय जनता के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया है, इसलिए यह निर्मित भी है, लिखित भी है। तीसरा, कठोर संविधान। संविधान संशोधन की 2 पद्धतियों का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। पुस्तकों में आपको 3 प्रकार के पद्धतियों का उल्लेख मिलेगा, लेकिन देखिए संविधान संशोधन का जो चैप्टर है उसमें अनुच्छेद 368 है और 368वें अनुच्छेद में संविधान संशोधन की 2 पद्धतियों का उल्लेख है। तो फिर ये 2 पद्धतियां कौन सी हैं? संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत एक पद्धति, और दूसरी पद्धति 2/3 बहुमत संसद के दोनों सदनों का और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। ये 2 पद्धतियां हैं। पुस्तकों में एक बिल्कुल सहज और सामान्य पद्धति का भी उल्लेख मिलता है। वह क्या है? संसद के दोनों सदनों का बहुमत, निरपेक्ष बहुमत नहीं, बहुमत, उसको भी एक पद्धति माना जाता है। लेकिन इसी संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान के अंतर्गत जिन प्रावधानों को सामान्य बहुमत से, संसद के सामान्य बहुमत से संशोधित किया जाएगा उन्हें संशोधन नहीं माना जाएगा।
तो संविधान में संशोधन की जो 3 पद्धतियां हैं जो बिल्कुल साधारण बहुमत से पारित की जाती हैं, उन्हें संविधान संशोधन का अंग नहीं माना जाता। केवल इन 2 पद्धतियों के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब जरा कठोर संविधान को परिभाषित करें। कठोर संविधान है तो लचीला संविधान भी होगा, जैसे लिखित, अलिखित, निर्मित, विकसित, इसी प्रकार से कठोर, लचीला। तो कठोर संविधान और लचीला संविधान किसे कहते हैं? 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक कानून बनाने की व्यवस्था, दूसरी संशोधन व्यवस्था। जहां पर कानून जिस ढंग से बनाया जाता है, मतलब जितने बहुमत से, जहां पर जिस बहुमत से कानून बनाया जाता है, उसी बहुमत से, उसी प्रक्रिया से यदि संविधान में संशोधन भी होता है तो उसको लचीला संविधान कहते हैं। कानून बनाने के लिए साधारण बहुमत, यदि साधारण बहुमत से भी संविधान में संशोधन किया जाता है, दोनों पद्धतियां एक ही हो गई, तो उसे लचीला संविधान कहा जाता है या परिवर्तनशील संविधान कहा जाता है। लेकिन जिस संविधान में कानून बनाने के लिए सामान्य बहुमत और संशोधन के लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। इसका सैद्धांतिक तथ्य यह है कि जिस संविधान में कानून बनाने की पद्धति और संवैधानिक संशोधन की पद्धति में अंतर होता है, अंतर किस चीज का? बहुमत का, उसे कठोर संविधान कहा जाता है। दुनिया में सबसे कठिन पद्धति या दुनिया का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता है। 225 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं अमेरिका के संविधान को लागू हुए, 23, 10, 33, 34, 234 वर्ष हो चुके हैं। इन 234 वर्षों में अमेरिका के संविधान में केवल 26 संशोधन हुए हैं, जबकि भारत में 73 वर्ष में लगभग 106-107 संशोधन हो चुके हैं। क्यों? इसलिए कि अमेरिका का संविधान केवल संवैधानिक व्यवस्था का ढांचा, एक रूपरेखा, आउटलाइन के रूप प्रस्तुत करता है, तो उसमें अनेक चीजें अंतर्निहित हो जाती हैं, और अंतर्निहित हो जाती है तो फिर संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि भारत का संविधान लिखित है, बहुत व्यापक है, विस्तार से उल्लिखित किया गया है। जब आप हर चीज लिख देते हैं तो इन 73 वर्षों में भारत ने कई प्रकार से अपना विकास किया है। संविधान को युगानुकूल, परिस्थिति अनुकूल बना रहना चाहिए, इसलिए उसमें अधिक संशोधन हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे आपसे कहा गया ये 1000 रुपए आपका बजट है, आप अपनी इच्छा अनुसार जाइए कपड़ा खरीद लीजिए, 1000 लिमिट है, तो आप क्या करेंगे? किसी भी दुकान में जाकर के किसी भी कलर का, किसी भी डिजाइन का, किसी भी फैशन का आप 1000 रुपए का कपड़ा ले लेंगे। लेकिन यदि आपसे कहा जाए आप ये 1000 रुपए में आप स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आइए, तो यूनिफॉर्म जब होता है तो उसमें अनेक प्रकार के बंधन हो जाते हैं। ये बंधन आपको चारों से जकड़ देता है, आप ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अमेरिका का संविधान सिविल ड्रेस है, सामान्य कपड़ा, आप जो करना है करिए, सब चीजें संविधान में है। जैसे संविधान में शिक्षा की व्यवस्था है या शिक्षा का अधिकार है, एक लाइन है शिक्षा का अधिकार, तो इस शिक्षा के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं वो सब चीजें कानून बनाकर वहां की सरकार कर देती है, संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन भारत में शिक्षा की व्यवस्था तो है, लेकिन स्कूली शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा, फिर महाविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा और वो इंजीनियरिंग की शिक्षा और ये मेडिकल की शिक्षा, तमाम प्रकार से उसमें वैरायटीज है। इन सब के लिए आपको अलग अलग कानून बनाना पड़ेगा और आवश्यकता पड़े तो संशोधन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भारत का संविधान चूंकि अनेक प्रकार से लिखित है, व्यापक है, इसलिए उसमें संशोधन की आवश्यकता
बढ़ती है और उसे युगानुकूल बनाने के लिए इतने अधिक संशोधन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत का संविधान भले ही कठोर है, लेकिन उसमें नम्यता या परिवर्तनशीलता का भी समन्वय किया गया है। फिर चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता युक्त है। संप्रभुता मतलब राज्य के सर्वोच्च शक्ति, उसके ऊपर कोई नहीं, उसके अधीन सब, उसे संप्रभुता कहते हैं। भारत संप्रभु राष्ट्र है जिसका अपने जल थल वायु सभी क्षेत्रों पर पूर्ण अधिकार है। किसी देश के अधीन हम नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ। 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत 2 शब्दावली का समावेश किया गया प्रस्तावना में, वह है समाजवादी। आजकल समाजवाद का अर्थ बदल गया है। जनहित इसको देखिए, उसको परिभाषित किया गया है। जनता के हित में सरकार अनेक प्रकार से कदम उठा रही है। पहले क्या था, हर चीज का शासकीयकरण, राष्ट्रीयकरण। अब निजीकरण के साथ क्या हो रहा है कि जनहित के सभी कार्य किए जा रहे हैं। जैसे देखिएगा कि भोजन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करना, मुफ्त चावल वितरण योजना, जैसे आजकल 108 एम्बुलेंस की सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये सब चीजें समाजवाद के अंतर्गत आती हैं। तो पहले कुछ और था, अभी उसका अर्थ दूसरा बना लिया गया है। फिर पंथ निरपेक्ष, शासन का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएगा। यह पंथ निरपेक्षता है। धर्म के मामले में, पंथ के मामले में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और लोकतंत्र के अंतर्गत पूरी शक्तियां जनता के हाथों में है। एक निश्चित अवधि में, मतलब 5 साल में लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है, सरकारों का निर्माण करती है। ये निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और गणराज्य, भारत में कोई भी पद वंशानुगत आधार पर आरक्षित नहीं है। कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का पद, मतलब कि देश में कार्यपालिका का मुखिया यदि निर्वाचित होता है, निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे गणराज्य कहते हैं। इंग्लैंड का शासन वंशानुगत शासन है, वहां पर सम्राट का पद होता है। तो इंग्लैंड गणराज्य नहीं है, भारत गणराज्य है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्म निरपेक्ष को भी इंग्लिश में सेक्युलर कहते हैं, लेकिन जब हिंदी में कहते हैं इसे पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्म निरपेक्ष नहीं। तो यदि आपसे कहे कोई कि भारत का संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष, तो आपका उत्तर होगा पंथ निरपेक्ष। फिर संसदीय शासन, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत हमने अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को स्थापित किया। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को प्रतिनिधि प्रजातंत्र भी कहते हैं, मतलब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, इसे प्रतिनिधि प्रजातंत्र कहते हैं। इस प्रतिनिधि प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत हमने संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया है। संसदीय व्यवस्था क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम फिर आगे चर्चा करेंगे। इसी संसदीय शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख है, प्रधानमंत्री शक्तिशाली है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, मंत्रिमंडल शक्तिशाली है और मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये संसदीय शासन की मुख्य बातें हैं। संघात्मक व्यवस्था,
जहां पर शक्तियां पूरी की पूरी केंद्र में होती है उसे एकात्मक शासन कहते हैं। जहां पर शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बटी होती है उसे संघात्मक शासन कहते हैं। इस संघात्मक शासन के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। संघात्मक शासन क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी शर्तें क्या क्या होती हैं, इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। फिर मौलिक अधिकार। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मौलिक अधिकार दुनिया के किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र की तुलना में सर्वाधिक व्यापक है, विस्तृत है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में नागरिक जितने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अंधाधुंध रूप से जितना प्रयोग करते हैं, दुनिया के किसी भी देश में नागरिक उस मात्रा में मौलिक अधिकारों का उपयोग नहीं करते हैं। और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है। फिर निर्देशक तत्व। संविधान में कुछ नैतिक तत्व भी जोड़े गए हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि शासन को क्या करना चाहिए। क्या करना है ये तो बाध्यता हो गई, क्या करना चाहिए आदर्श है। तो इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका विस्तार से उल्लेख है और सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे ऐसा करेंगे। इसके लिए सरकारें बाध्य नहीं है, लेकिन इनका उल्लेख किया गया है। फिर स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका का अपना एक शान है। न्यायपालिका की आलोचना नहीं की जा सकती। यदि न्यायपालिका की कोई आलोचना करता है तो उसके विरुद्ध न्यायपालिका की अवमानना का केस बनता है। लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से न्यायपालिका की आलोचना की जा सकती है, शैक्षणिक दृष्टि से। और इस आलोचना में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि न्यायपालिका ने पक्षपात किया, नहीं, यह न्यायपालिका की अवमानना होगी। तो भारत का न्यायालय, उसका अपना एक विशिष्ट स्थान है पूरे संवैधानिक व्यवस्था में, और न्यायपालिका ने अपनी गरिमा को बनाए रखा है और यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र है इसका मतलब यह कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका के नियंत्रण से ऊपर है, नियंत्रण से परे है। और अंतिम है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक है। वह अन्य स्थान का, अन्य प्रदेशों का निवासी हो सकता है, लेकिन वह केवल नागरिक भारत का ही हो सकता है। 370 अनुच्छेद जब तक रहा तब तक कश्मीर के लोगों को कश्मीर की नागरिकता दी जाती थी, लेकिन अब वह हट चुका है। इसलिए भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब अमेरिका का नागरिक है और वह अपने राज्य का भी नागरिक है जिस राज्य में वह रहता है। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में तिहरी नागरिकता है, पूरे देश का, कैंटन का और कम्यून का। तो ये अतिशयोक्ति है, भारत का नागरिक है। ये रही संविधान की विशेषताएं। इन सब की विस्तार से चर्चा अलग अलग चैप्टर्स के रूप में जब इनको देखेंगे तब इस पर चर्चा होगी। और आपको धन्यवाद।